नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए सेकेंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी का जो पेपर है, जिसका नाम है सोसाइटी इन इंडिया, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज, और जिसका पेपर कोड है ASOC 102F, इससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो परीक्षा देने जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर किए प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, एन इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो एन इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक SC दुबे हैं। बी ऑप्शन आपका पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रामीण समाज की मुख्य विशेषता है? तो ग्रामीण समाज की जो मुख्य विशेषता है वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। इसके अलावा जितनी भी विशेषता इसमें दिया गया है, द्वितीयक संबंधों की प्रधानता, औपचारिक नियंत्रण, अत्यधिक गतिशीलता, ये सब शहरी क्षेत्रों की विशेषता है। सी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, गांव एक लघु गणराज्य है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है चार्ल्स मेटकाफ के द्वारा कहा गया है। बी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि नगरीयता को एक जीवन जीने के तरीके के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो नगरीयता को जीवन जीने के तरीके के रूप में लुईस विर्थ के द्वारा परिभाषित किया गया है। ए ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि ग्रामीण नगरीय सातत्य की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? तो ग्रामीण नगरीय सातत्य की जो अवधारणा है वो रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दिया गया है। बी ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि जनगणना विभाग के अनुसार भारत में किसी क्षेत्र को कस्बा घोषित करने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो कस्बा घोषित करने के लिए न्यूनतम जनसंख्या 5000 होनी चाहिए। बी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, रूरबनाइजेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो रूरबनाइजेशन शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है CJ गैल्पिन के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि महानगर कहलाने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो महानगर कहलाने के लिए जो न्यूनतम जनसंख्या है वो 10 लाख होना चाहिए, यानी 1 मिलियन से अधिक होना चाहिए। बी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि ग्रामीण समाज में सामाजिक नियंत्रण का सबसे प्रभावशाली साधन कौन सा है? तो ग्रामीण समाज में सामाजिक नियंत्रण का जो सबसे प्रभावशाली साधन होता है वो परिवार और प्रथाएं होती हैं, नैतिकता होती हैं। तो सी ऑप्शन आपका नौवीं का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कारक ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवासन के लिए पुल फैक्टर यानी आकर्षक का कारक है? तो बेहतर रोजगार के अवसर और उच्च शिक्षा जो है आकर्षक के कारक है। इसको देख करके ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहरी क्षेत्रों की तरफ पलायन करते हैं। बी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि किस समाजशास्त्री ने भारतीय गांवों को अपरिवर्तनीय माना था, जिसे बाद के अध्ययनों ने खारिज कर दिया? तो कार्ल मार्क्स ने माना हुआ था। ए ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि लघु समुदाय की 4 विशेषताएं विशिष्टता, लघुता, समरूपता, आत्मनिर्भरता किसने बताई है? तो लघु समुदाय की 4 विशेषताएं जो है रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा बताया गया है। ए ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, भारत में समाजशास्त्र का अध्यापन सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में शुरू हुआ? तो भारत में समाजशास्त्र का अध्यापन सबसे पहले बंबई विश्वविद्यालय में शुरू हुआ था। बी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, बंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो बंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग जो है सर्वप्रथम 1914 में स्थापित किया गया था। बी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, बंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के प्रथम अध्यक्ष जो है सर पैट्रिक गिड्स थे। सी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, भारतीय समाजशास्त्र के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय समाजशास्त्र के पिता के रूप में GS घुरियो को जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के संयुक्त विभाग की स्थापना कब और किसके नेतृत्व में हुई थी? तो 1921 में राधा कमल मुखर्जी के नेतृत्व में हुई थी। ए ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव
से भारतीय समाज का अध्ययन करने के लिए कौन जाना जाता है? तो इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से अध्ययन करने के लिए जीएस घुरिये जाने जाते हैं। बी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय समाज के अध्ययन में द्वंद्वात्मक परिप्रेक्ष्य या मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का उपयोग किसने किया? तो मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का उपयोग जो है A.R. देसाई के द्वारा किया गया है। सी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक जीएस घुरिये माने जाते हैं। बी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, भारत में समाजशास्त्र के विकास के राष्ट्रवादी काल का समय कौन सा माना जाता है? तो राष्ट्रवादी काल का समय जो है 1919 से लेकर के 1947 तक का समय माना जाता है। ये ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन लखनऊ संप्रदाय के त्रयी में शामिल नहीं है? तो लखनऊ संप्रदाय के त्रयी में जो शामिल नहीं है वो एम.एन. श्रीनिवास हैं। लखनऊ संप्रदाय के त्रयी में 3 लोग शामिल हैं, राधा कमल मुखर्जी, डी.पी. मुखर्जी, डी.एन. मजूमदार। तो डी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। विविधता में एकता का विचार भारतीय समाज के लिए किसने दिया था? तो विविधता में एकता का जो विचार है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। बी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 आधिकारिक भाषाओं को शामिल किया गया है? तो 22 आधिकारिक भाषाओं को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। बी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, भारत को जातीय संग्रहालय किसने कहा है? तो भारत को जातीय संग्रहालय जो है B.A. स्मिथ के द्वारा कहा गया है। सी ऑप्शन आपका 25 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन भारत में किस वर्ष किया गया था? तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन भारत में 1956 में किया गया था। सी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रवाद का मुख्य कारण क्या है? तो क्षेत्रवाद का मुख्य कारण है आर्थिक असमानता और भाषाई प्रेम। सी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय ईसाई है। सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम है, उसके बाद ईसाई ही आता है। तो बी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में हिंदुओं की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? तो हिंदुओं की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम मिजोरम में है। सी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में भाषा परिवारों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो भारत में भाषा परिवारों को मुख्य रूप से जो है 4 भागों में बांटा गया है, इंडो आर्यन, द्रविड़, आस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। बी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, दक्षिण भारतीय भाषाएं किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं? तो दक्षिण भारतीय भाषाएं जो है द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आती हैं। बी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करने का प्रावधान है? तो अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करने का जो प्रावधान है अनुच्छेद 366(25) में है। आपको बता दें कि अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति इन्हें अधिसूचित करता है, लेकिन परिभाषा 366(25) में दिया गया है। सी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, जनजातियों को पिछड़े हिंदू किसने कहा था? तो जनजातियों को पिछड़े हिंदू जीएस घुरिये के द्वारा कहा गया था। बी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, अबाउट फेस या राष्ट्रीय उपवन की नीति किसने जनजातियों के लिए सुझाई थी? तो यह जो नीति है वो वेरियर एल्विन के द्वारा सुझाया गया था। बी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय आदिवासियों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, जिसे आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है? तो ठक्कर बापा के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, भील जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस भाग में पाई जाती है? तो भील जनजाति मुख्य रूप से पश्चिमी और मध्य भारत में पाई जाती है। ए ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो भील जनजाति है। बी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, झूम कृषि किस समुदाय की एक प्रमुख आर्थिक विशेषता रही है? तो झूम कृषि जो है जनजातीय समाज की प्रमुख विशेषता रही है। सी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा।
39 नंबर प्रश्न है, जनजातियों के कल्याण के लिए संविधान की कौन सी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो 39 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठी अनुसूची इनके प्रशासन से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, द कमार पुस्तक के लेखक कौन है? तो द कमार जो पुस्तक है इसके लेखक एस.सी. दुबे माने जाते हैं। ए ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि जनजातियों की समस्याओं के संदर्भ में आत्मसातीकरण, यहाँ कर लीजिएगा, आत्मसातीकरण का क्या अर्थ है? तो आत्मसातीकरण का अर्थ होता है जनजाति का अपनी संस्कृति खोकर मुख्य धारा की संस्कृति में विलीन हो जाना। बी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, युवा गृह घोटुल किस जनजाति में पाया जाता है? तो घोटुल जो है मुरिया जनजाति में पाया जाता है और मुरिया जनजाति जो है गोंड जनजाति का ही एक भाग है। तो सी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कास्ट इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो कास्ट इन मॉडर्न इंडिया जो पुस्तक है वो एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। हिंदू विवाह एक है, क्या है? तो हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। बी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, मुस्लिम विवाह की प्रकृति क्या है? तो मुस्लिम विवाह की जो प्रकृति है वो एक दीवानी समझौता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट है। ए ऑप्शन आपको 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। जब उच्च जाति का पुरुष किसी निम्न जाति की महिला से विवाह करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसी को अनुलोम विवाह के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, परिवार जो एक साथ रहते हैं, एक ही रसोई का बना भोजन करते हैं, सामान्य संपत्ति के भागीदार होते हैं, संयुक्त परिवार की यह परिभाषा किसने दी है? तो संयुक्त परिवार की यह परिभाषा जो है इरावती कर्वे के द्वारा दिया गया है। बी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक के.एम. कपाड़िया माने जाते हैं। ए ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम व्यवस्थित अध्ययन किसने किया था? तो जजमानी व्यवस्था का अध्ययन जो है सबसे पहले व्यवस्थित अध्ययन विलियम वाइजर के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। जाति की उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो जाति की उत्पत्ति का जो व्यावसायिक सिद्धांत है वो नेस्फील्ड के द्वारा दिया गया था। ए ऑप्शन आपका 50 का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। हिंदू विवाह के कितने परंपरागत प्रकार माने गए हैं? तो हिंदू विवाह के परंपरागत 8 प्रकार माने गए हैं। सी ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, वह नियम जिसके अनुसार एक व्यक्ति को अपने ही समूह के अंदर विवाह करना अनिवार्य होता है कहलाता है, क्या कहलाता है? आपसे पूछा गया है। तो अंतर विवाह कहलाता है। बी ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, संयुक्त परिवार के विघटन का मुख्य कारण क्या है? तो संयुक्त परिवार के विघटन का जो मुख्य कारण है वो औद्योगिकरण और नगरीकरण, पश्चिमी शिक्षा का प्रसार, व्यक्तिवादी विचारधारा का उदय। डी ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, जाति एक वंद वर्ग है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो जाति एक वंद वर्ग है, यह कथन जो है मजुमदार एवं मदान का है। बी ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, द हिंदू ज्वाइंट फैमिली के अध्ययन के लिए महुआ का अध्ययन किसने किया था? तो महुआ का जो अध्ययन है वो I.P. देसाई के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 56 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मुसलमानों में अस्थायी विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो मुसलमानों में अस्थायी विवाह को मुताह के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, धर्म का समाजशास्त्रीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया जिसने पवित्र और अपवित्र की अवधारणा दी? तो पवित्र और अपवित्र की अवधारणा जो है एमिल दुर्खीम के द्वारा दिया गया है। बी ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में ग्रामीण सामाजिक संरचना में कृषक वर्ग का विभाजन मालिक, किसान और मजदूर के रूप में किसने किया है? तो 58 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 58 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डेनियल थार्नर के द्वारा किया गया है। सी ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, 59 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कास्ट, क्लास एंड पावर पुस्तक के लेखक कौन हैं जिन्होंने श्रीपुरम गांव का अध्ययन किया था। तो 59 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आंद्रे वितेज के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 60 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। वर्ग निर्धारण का मुख्य आधार क्या होता है। तो वर्ग निर्धारण का जो मुख्य आधार है वो आर्थिक स्थिति और संपत्ति है। बी ऑप्शन आपका 60 का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, औद्योगिक समाज में मुख्य रूप से कौन से दो वर्ग पाए जाते हैं। तो औद्योगिक समाज में पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग पाया जाता है। बी ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, द सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इस पुस्तक के लेखक जो है A.R. देसाई माने जाते हैं। ए ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वर्ग व्यवस्था की है जो इसे जाति व्यवस्था से अलग करती है। तो वर्ग व्यवस्था को जाति व्यवस्था से जो विशेषता अलग करती है वो खुला स्तरीकरण है। सी ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में किस वर्ग का उदय प्रमुखता से हुआ। तो हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में जिस वर्ग का उदय हुआ वो मध्यम या धनी कृषक वर्ग है। बी ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, भारत में संगठित औद्योगिक श्रमिक वर्ग की एक मुख्य विशेषता क्या है। तो ट्रेड यूनियनों की उपस्थिति है, श्रम संघों की उपस्थिति है। ए ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इस पुस्तक के लेखक थॉमस रॉबर्ट माल्थस माने जाते हैं। ए ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, माल्थस के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि किस गति से होती है। तो जनसंख्या में जो वृद्धि होती है वो ज्यामितीय गति से होती है। 1 से 2 होगा, 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा, 8 से 16 होगा। तो बी ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, माल्थस के अनुसार खाद्य सामग्री में वृद्धि किस गति से होती है। तो खाद्य सामग्री में जो वृद्धि है वो अंक गणितीय गति से होती है। 1 से 2 होगा, 2 से 3 होगा, 3 से 4 होगा, 4 से 5 होगा। तो बी ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था। तो इस सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन जो है WM थॉम्पसन और फ्रैंक नोटेस्टीन के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था को जनसंख्या विस्फोट की अवस्था कहा जाता है। तो जनसंख्या विस्फोट की जो अवस्था है वो द्वितीय अवस्था को कहा जाता है। इसमें जन्म जो है उच्च दर पे होता है और मृत्यु दर जो है गिर जाता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 71 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, भारत में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है क्योंकि इसके बाद जनसंख्या कभी कम नहीं हुई। तो महान विभाजक वर्ष जो है 1921 को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति किस वर्ष घोषित की गई थी। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो है 2000 में घोषित की गई थी। ए ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो कुल जनसंख्या थी वो 121.08 करोड़ थी। बी ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 74 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया। तो राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है 1952 में ही शुरू किया गया था। बी ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है। तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत लिंगानुपात कितना था। तो भारत का जो औसत लिंगानुपात था वो 943 था। बी ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक लिंगानुपात केरल में है। सी ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 78 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, माल्थस द्वारा बताए गए जनसंख्या नियंत्रण के निवारक अवरोध में क्या शामिल है। तो निवारक अवरोध में ब्रह्मचर्य, देर से विवाह, आत्मनियंत्रण इसको शामिल किया जाता है। सी ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा।
79 नंबर प्रश्न है संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? तो संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है वो एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा दिया गया था। बी ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो इस पुस्तक को जो है एम.एन. श्रीनिवास ने लिखा हुआ है। ए ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है जब कोई निम्न जाति किसी उच्च या द्विज जाति की प्रथाओं, कर्मकांडों और जीवन शैली को अपनाती है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को जो है संस्कृतिकरण कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न देख लेते हैं अपनी ही जात के प्रति वफादारी या अंधा लगाव रखना और दूसरी जातियों के प्रति घृणा करना क्या कहलाता है? तो इस स्थिति को जो है जातिवाद कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सांप्रदायिकता का मुख्य आधार क्या है? तो सांप्रदायिकता का मुख्य आधार है धार्मिक कट्टरता और अपने धर्म को दूसरे धर्मों से श्रेष्ठ मानना। सी ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष और कहाँ हुई थी? तो भारत में नक्सलवादी आंदोलन की जो शुरुआत है वो 1967 से नक्सलवाड़ी पश्चिम बंगाल में हुई थी। ए ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है नक्सलवाड़ी आंदोलन के मुख्य प्रणेता नेता कौन थे? तो चारू मजुमदार और कान्हू सान्याल थे। ए ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक जो है योगेंद्र सिंह माने जाते हैं। बी ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न देख लेते हैं पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के तहत भारतीय समाज पर किसका प्रभाव पड़ा? तो पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के तहत भारतीय समाज पर जो है ब्रिटिश शासन और पश्चिमी मूल्यों का प्रभाव पड़ा। ए ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है प्रभुजात की अवधारणा किसने विकसित की? तो प्रभुजात की अवधारणा जो है एम.एन. श्रीनिवास ने विकसित किया। बी ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी है? तो 89 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तुष्टीकरण की राजनीति और वोट बैंक की राजनीति, ऐतिहासिक पूर्वाग्रह, धार्मिक कट्टरता का दुष्प्रचार। डी ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न देख लेते हैं नक्सलवाद की समस्या मुख्य रूप से किस कारण से उत्पन्न हुई? तो 90 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भू सुधारों की विफलता, आदिवासियों का शोषण और आर्थिक पिछड़ापन के कारण जो है नक्सलवाद की समस्या उत्पन्न हुई थी। ए ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि धर्मनिरपेक्षीकरण का क्या अर्थ है? तो धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ होता है जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में धर्म के प्रभाव का कम होना और तार्किकता का बढ़ना। ये ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 92 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो अस्पृश्यता का जो अंत है वो अनुच्छेद 17 के द्वारा किया गया है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 93 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक जो है रजनी कोठारी हैं। बी ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 94 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन संस्कृतिकरण का अग्रदूत या प्रतिमान हो सकता है? तो संस्कृतिकरण का अग्रदूत या प्रतिमान जो है ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 95 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक एम.एन. श्रीनिवास हैं। ए ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है। सांप्रदायिकता एक राजनीतिक सत्य है जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, यह विचार किसका है? तो यह विचार जो है बिपिन चंद्र इतिहासकार का है। ए ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किस वर्ष मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया जिससे भारत में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिला और जाति आधारित राजनीति तेज हुई? तो 1990 में लागू किया गया था। बी ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भारत में आधुनिकीकरण के इतिहास में पश्चिमीकरण एक उप प्रक्रिया रही है, यह किसका मानना है? तो यह जो है योगेंद्र सिंह का मानना है। 98 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। जनजातीय क्षेत्रों में नक्सली हिंसा को अक्सर किस कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है? तो इसको रेड कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है। सोशियोलॉजी ऑफ रीजनल
सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन नामक प्रसिद्ध कृति किस वैश्विक समाजशास्त्री की है जिसका प्रभाव भारतीय अध्ययनों पर भी पड़ा? तो 100वें का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मैक्स वेबर की कृति है सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, तो ए ऑप्शन आपका 100वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।